प्रत्यक्षा सुबह से थकी हुई थी। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, परेशान होकर उसने अपनी भारी भरकम शादी के जोड़े को उतारना शुरू कर दिया। इस पर पीछे से गीत की अम्मा कमरे में आई और प्रत्यक्षा को रोकने लगी। अरे दुल्हन, इसको काहे उतार रही हो? इसको ना उतारो, जश्न बाकी है, खूब रस बस के होने वाला है। तुम ही तो जश्न की रौनक हो। थोड़ी देर बाद गीत की अम्मा ने बाबा साहिब के दिए हुए संदूक को खोलते हुए प्रत्यक्षा के सामने रख दिया। संदूक देखते ही प्रत्यक्षा की आंखें खुली की खुली रह गई। संदूक के अंदर हीरो का एक बेहद खूबसूरत हार था, कुछ सोने की चूड़ियां थी, एक भारी सा कमरबंद था, उसमें चांदी के घुंघरू से भरी हुई एक पायल का जोड़ा और सोने की और हीरे की बनी हुई कुछ अंगूठियां थी। उस संदूक में बहुत सारे गहने थे और सारे ही बेशकीमती थे। देखा दुल्हन, नारायण ऐसे ही है। कितना सुंदर गहना दिया है तुमको। आओ जल्दी से तुम्हें सजा दूं। प्रत्यक्षा दुबली पतली सी लड़की थी और शादी के जोड़े और गहनों से पूरी तरह से लद चुकी थी। इस पर गीत की अम्मा प्रत्यक्षा को जश्न की तरफ लेकर जाने लगी। प्रत्यक्षा ने अपने चेहरे पर हल्की सी चुन्नी डाली थी, लेकिन उसे बाहर क्या हो रहा था सब दिखाई दे रहा था। प्रत्यक्षा धीमे कदम से आगे बढ़ रही थी कि उसने पाया कि सामने रुद्र दरवाजे पर खड़ा हुआ था। लो रुद्र, अब दुल्हन के साथ तुम आगे जाओ। नारायण कह रहा था कि जश्न में तुम दोनों को एक साथ जाना है। चलो जाओ अब। प्रत्यक्षा घबराई हुई आंखों से गीत की अम्मा को जाते हुए देख रही थी। प्रत्यक्षा ने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र वही महल के दरवाजे का सहारा लेकर अपने हाथ बांधे हुए शांति से खड़ा हुआ प्रत्यक्षा को देख रहा था। अपने पति के साथ चलने में इतना डर? मुंह बनाने से अच्छा है कि मेरे पीछे आओ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें यहाँ से वहाँ लेकर घूमता रहूं। इतना कह के रुद्र जश्न की तरफ जाने लगा। प्रत्यक्षा धीमी कदमों से उसके साथ जाने लगी। जश्न महल के ठीक पीछे रखा गया था। बाबा साहिब वहाँ पर पहले से मौजूद थे। वहाँ सारे नौकर शराब की बोतल हाथ में लिए झूम रहे थे। प्रत्यक्षा को बुरा सा महसूस होने लगा था। उसने देखा कि वहाँ कुछ नाचने वाली लड़कियां आई हुई थी। प्रत्यक्षा रुद्र के साथ जश्न में जा ही रही थी कि अचानक ही बहुत सारी गोलियां चलने की आवाज आने लगी। प्रत्यक्षा घबराती हुई रुद्र के पीछे छुप गई। उसने आंखों को बंद करते हुए रुद्र के आस्तीन को जोर से पकड़ लिया। प्रत्यक्षा ने धीरे से आंखों को खोलकर देखा तो पाया कि जश्न में शामिल लोग खुशी के चलते आसमान में बंदूकें दाग रहे थे। ये सब तो आम बात है, इतना घबराओगी तब तो रह चुकी यहाँ पर। रुद्र ने प्रत्यक्षा को पास बैठने का इशारा किया, फिर खुद भी उसके साथ बैठ गया। प्रत्यक्षा जैसे ही वहां बैठी, उसने सामने देखा कि कई लड़कियां जरा जरा से कपड़ों में नाच रही थीं। उन्हें नाचते देखकर महल के नौकर उन पर पैसे लुटा रहे थे। अरे आओ ना हमारे पास। अरे आग लगा दी तूने तो। ऐसे थिरक थिरक के नाच रही है गिलहरी, जरा पास तो आ। अरे ये वाली तो कतई जहर लग रही है, अम्मा कसम। तभी कुछ लड़कियां नाचते हुए रुद्र के पास आई और उसे अपने साथ नाचने के लिए उठाने लगी। इस पर रुद्र ने अपने हाथ को जोर से झटकते हुए उन लड़कियों को घूर के देखा। वो लड़कियां पीछे हटते हुए प्रत्यक्षा की तरफ बढ़ने लगी। रुद्र ने प्रत्यक्षा के सामने अपने हाथ को करते हुए उन लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। बाबा माफ करेंगे, पर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं यहाँ से जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, काहे नहीं। तुम जाकर आराम करो बहुरिया। अब ई तो मर्दों का जश्न है। तुम यहाँ आ गई, इतना ही काफी था। अब जाओ आराम करो। प्रत्यक्षा बस बेड पर लेटी ही थी कि तभी उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा हो। प्रत्यक्षा झटके से अचानक ही उठ पड़ी। उसके सामने शराब की बोतल हाथ में लिए दरवाजे पर रुद्र खड़ा था। रुद्र ने दरवाजे को धीरे से बंद करके अंदर से कड़ी लगा दी। प्रत्यक्षा बेड से उठकर डरते हुए कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। रुद्र अपनी नशीली आंखों से प्रत्यक्षा को देख रहा था। इस पर रुद्र ने शराब की बोतल को दूसरी ओर फेंक दिया। इसका नशा जरा फीका सा है। तुम्हारा नशा करके देखता हूँ, शायद कुछ बेहतर महसूस हो उसके बाद। क्या क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? ना 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 ना, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे करीब भी बता रहा, मैं बोल रही हूँ तुम्हें, फिर अच्छा नहीं होगा। अरे याद है ना कि तुम्हें मैंने खरीदा था,
तुम मेरी जागीर हो, जैसा कहो करना पड़ेगा तुम्हें मेरा हुक्म भी मानना होगा और तुम्हें मेरा होना भी होगा। रुद्र के करीब आते ही प्रत्यक्षा उसके सीने पर अपना हाथ मारते हुए उसे धक्का दिया और फिर वहां से भागते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को कमर से पकड़ते हुए उसे रोक लिया और फिर जबरदस्ती ही प्रत्यक्षा को गोद में उठाते हुए ले जाकर बेड पर पटक दिया। ये शादी का जोड़ा कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरे पास मत आना प्लीज, जाने दो मुझे। प्रत्यक्षा के आंसू लगातार बह रहे थे और रुद्र ने नशे की हालत में ही अपने कुर्ते की बटन खोलते हुए उसके करीब आते ही जा रहा था। तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू सबसे ज्यादा पसंद है मुझे। रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथों को अपने हाथों में जोरों से जकड़ लिया और उसके पैरों को अपने पैरों से दबाते हुए प्रत्यक्षा को देखकर एक तीखी सी मुस्कान से देखने लगा। प्रत्यक्षा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी चीखों को सुनने वाला आज महल में कोई नहीं था। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के करीब आते हुए उसके कानों में धीरे से कहने लगा, मैंने कहा था ना कि तोहफा अभी बाकी है, तो तैयार हो ना अपना तोहफा लेने के लिए। इतना कहते हुए रुद्र प्रत्यक्षा के करीब आया और उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया कि तभी अचानक से ये गहरी सांस लेते हुए प्रत्यक्षा की आंखें खुल गई। उसने एक बुरा सपना देखा था। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर प्रत्यक्षा ने नहा लिया और फिर कमरे से चुपचाप से बाहर निकलते हुए उसने सीढ़ियों पर आकर शांति से देखा। आसपास कोई भी नहीं था। इस पर प्रत्यक्षा दबे पांव मंदिर के पास जाकर पूजा करने लगी। प्रत्यक्षा ने बाबा साहेब के पास आते हुए उनके पैरों को छुआ और फिर सर झुकाकर चुपचाप से खड़ी हो गई। तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवा रहे हैं आज हम, तुमको जल्दी ही मिल जाएंगे। जैसे मन चाहे वैसे रहो महल में। पर ये इतना दबे पाव पूजा काहे कर रही थी? ये आपका महल है ना, और मैं तो आपके नौकर की। प्रत्यक्षा बोलते हुए रुक गई। इस पर बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा के चेहरे की तरफ झांकते हुए उससे पूछा, नौकर की का? आपका नौकर मुझे खरीद कर लाया है। मैं इस शादी को नहीं मानती, लेकिन सच तो यही है ना कि एक नौकर की लाई हुई औरत आपके घर के मंदिर में पूजा कैसे कर सकती है? लाई हुई औरत? पत्नी कहो पत्नी, वापस से बोलो। बाबा साहेब के डांटने पर प्रत्यक्षा डर गई। उसने जल्दी जल्दी बोलते हुए बाबा साहेब से कहा, मैं तो आपके नौकर की पत्नी हूँ ना। नौकर की पत्नी घर के मंदिर की पूजा कैसे कर सकती है? खेत की अम्मा कहती हैं कि ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया क्योंकि आपका दिल बड़ा है। मैं बस इसलिए छुपकर पूजा कर रही थी। प्रत्यक्षा की बात सुनते ही बाबा साहेब का मूड एकदम से अच्छा हो गया और वो अचानक से ही ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे बहुरिया, अब हम काहे बोले तुमको? जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। प्रत्यक्षा जब ऊपर आई तो उसने पाया कि केत की अम्मा खुद से सूट सिलकर लाई थी। प्रत्यक्षा उन कपड़ों को देखकर हैरान रह गई। ये डोरियों वाला सूट पहनकर मेरी पीठ खुली रह जाएगी। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। दोनों कपड़ों को केवल तब तक ही पहनना जब तक तुम्हारा पीठ का जख्म ठीक न हो जाए। फिर बता देना तो हम बाकी के कपड़े भी सील देंगे। प्रत्यक्षा ने केत की अम्मा की बातों को सुनते हुए कहा, आपको कैसे पता मेरी पीठ पर जख्म है? अरे हमका नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? लगत है दुल्हन कि तुमको हम सच में ही याद नहीं है कि हम तुमसे पहली बार कब मिले थे। प्रत्यक्षा हैरानी से केत की अम्मा की बातें सुन ही रही थी कि तभी एक नौकर भागता हुआ कमरे की ओर आया और केत की अम्मा को लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद रुद्र गुस्से में प्रत्यक्षा के पास आया। तुम बेअक्ल लड़की हो, एकदम बददिमाग। क्या? क्यों कह रहे हो ऐसा? तुम अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। बोलो कब जाओगी? नहीं जाऊंगी। जिस घर ने मुझे यहाँ जानवरों के बीच फेंक दिया, मेरा रिश्ता उनसे खत्म हो चुका है। नहीं जाऊंगी अब मैं वहाँ। तुम पागल हो क्या? ओह, अब समझा।
शायद तुम्हें यहाँ की शान और शौकत भाने लगी है। तुम्हें कल तोहफे में काफी कीमती गहने भी तो मिले थे। ये ऊंचा महल, ये महल की दुल्हन जैसा रुबाब, हर किसी के मुंह से दुल्हन दुल्हन सुनना तुम्हें मजा आने लगा है। लेकिन इनके बीच तुम कुछ भूल गई हो, और वो ये कि तुम्हें यहाँ लाया कौन है। प्रत्यक्षा को ताने देते हुए रुद्र धीमे कदमों से प्रत्यक्षा की ओर आगे बढ़ रहा था। प्रत्यक्षा पीछे की ओर बढ़ती ही जा रही थी। ये रोज रोज की खींचातानी से मैं भी थक गया हूँ। चलो अब एक खेल खेलते हैं। आगे आगे मत आना, मेरी अपनी कुछ वजह है इस महल में रुकने की। आगे मत बढ़ना, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ। ओहो, तो गुस्सा आ रहा है तुम्हें, मुझसे बचना चाहती हो। लेकिन जितनी बार तुम मुझसे बचना चाहोगी उतनी बार मुझसे मात खाओगी, और उतनी ही बार मैं तुम्हें बद से बदतर सजा दूंगा। प्रत्यक्षा की आंखों में एक बार फिर से डर हावी हो रहा था। प्रत्यक्षा के पीछे बढ़ते हुए कदम जल्दी ही रुक गए जब प्रत्यक्षा पीछे रखी हुई एक टेबल से टकराई। तो खेल शुरू होता है अब। अगर तुम मुझसे बच गए, या तुम मुझे रोकने में कामयाब हो गए, या फिर मुझे रोकने के लिए तुमने एक भी कदम उठाया जिससे मैं रुक जाऊं, तो मैं सच में वहीं रुक जाऊंगा। लेकिन अगर तुम नाकाम हुई तो हर बार तुम्हारी सजा और भी ज्यादा भयानक होती जाएगी। प्रत्यक्षा रुद्र की बातों को साफ तौर पर समझ रही थी। रुद्र उससे खेल खेलना चाहता था। वो सहमी नजरों से रुद्र को देखे ही जा रही थी, लेकिन अब प्रत्यक्षा भी इस खेल से थक चुकी थी। मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम रोने और गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। तुम बड़ा आसान शिकार हो। रुद्र की बातों को सुनते हुए प्रत्यक्षा घबराई हुई तो जरूर थी, लेकिन उसका डर अब गुस्से में बदलने लगा था। प्रत्यक्षा ने पीछे रखी टेबल पर हाथ को सहारा दिया हुआ था कि तभी प्रत्यक्षा के हाथ फूलों का गुलदस्ता लगा, जो कि कमरे की सजावट के लिए रखा गया था। प्रत्यक्षा ने उस गुलदस्ते को अपने हाथ से पकड़ लिया। सही कह रहा हूँ ना, तेरा शिकार तो एक मामूली कुत्ता भी कर जाए। तुम जैसे लोग ही शिकार बनते हैं, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ रोना, गिड़गिड़ाना और आंसू बहाना जानते हैं। फिर यह जगह भूखे भेड़ियों से भरी हुई है, ऐसे भूखे भेड़िए जिन्हें तलाश रहती है तुम जैसे आसान शिकार की। तुम गलत हो, मैं कोई शिकार नहीं। इतना कहते हुए प्रत्यक्षा ने अचानक ही उस फूलों के गुलदस्ते को उठाया और रुद्र पर हमला कर बैठी। लेकिन रुद्र ने अगले ही पल प्रत्यक्षा के उस हाथ को जोरों से पकड़ लिया। रुद्र ने एक झटके से प्रत्यक्षा के हाथ को घुमाया और फिर उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़ने लगा। इससे गुलदस्ता प्रत्यक्षा के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया था। अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम तो बचा ही नहीं पाए खुद को। ऐसे अपनी हिफाजत करोगी? मुझे कुछ खास नहीं लगता तुम्हारा ये पैतरा। अब सजा के लिए तैयार हो? इस पर प्रत्यक्षा ने अचानक से ही रुद्र के पैरों पर अपना पैर मारते हुए उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लिया, और फिर प्रत्यक्षा ने अचानक ही रुद्र को पीछे की ओर जोरों से धक्का देते हुए खुद से अलग कर दिया। रुद्र के कदम लड़खड़ा गए। नहीं, ना मैं तैयार थी और ना कभी तैयार होंगी। मैं तुम्हें अपने साथ अब कोई जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। मैं लड़ूंगी तुम्हारे खिलाफ, और उन सबके खिलाफ जो मुझे आसान शिकार समझते हैं। ठाकुरों का खून है मुझ में। तुम जैसे नौकरों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। प्रत्यक्षा की बात सुनते हुए रुद्र ने नीचे गिरे हुए गुलदस्ते को अपने हाथों में लिया। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं इस गुलदस्ते को इस तरह इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपने हाथ को इतना मजबूत करता कि इस गुलदस्ते से पकड़ छूटती ही नहीं। मैं बिना वक्त गवाए वार करता और जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचता। सच में आसान शिकार हो तुम। 2 दिन तक रुद्र घर नहीं आया था। प्रत्यक्षा अभी भी सहमी हुई थी। अगले दिन केत की अम्मा ने प्रत्यक्षा को तैयार करके गांव के मंदिर पहुंची, जहां बाबा साहेब ने एक पूजा रखी थी। प्रत्यक्षा ने पाया रुद्र वहीं पर चुपचाप खड़ा था। इस पर जैसे ही यदि वहां पहुंची, रुद्र उसके पास आया। एक बात सुन लो, अपनी जुबान पर पूरी तरह से ताला लगा कर रखना और सिर से पल्लू हटने न पाए। हाँ
यहाँ तो बोलना भी कौन चाहता है, और लोगों को अपनी शक्ल दिखाकर मैं करूँगी भी तो क्या। सारे इंतजाम लगभग पूरे हो चुके थे। मालिक, सभी व्यवस्था पूरी हो गई है। पूजा के लिए जोड़े को बुलवाई है और गंगा जल लाई है। बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा और रुद्र को इशारा किया कि वो दोनों ही आगे बढ़े और पूजा में शामिल हो जाए। इस पर प्रत्यक्षा और रुद्र दोनों ही हवन कुंड के पास बैठे हुए पूजा में शामिल हुए। यजमान, आप दोनों अपना हाथ आगे बढ़ाइए और ये फूल और अक्षत अपने हाथ में लीजिए। कुछ दान करने के लिए भी मुद्रा ले लीजिए और फिर ईश्वर के साथ समर्पित कीजिए। वैसे मालिक, पूजा संपन्न आप किसके हाथों से करवाना चाहते हैं? इस पर बाबा साहेब ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, पंडित जी, यहाँ सबको पता है नारायण महल में सिर्फ मर्द ही रहते हैं और बरसों से ही मर्द इस पूजा को संपन्न करते आए हैं। यजमान रुद्र, आप अपना हाथ आगे कीजिए। अरे पंडित जी, हम बात पूरी किए ही नहीं और आप लग गए पंडिताई दिखाने। हमेशा मर्द करते थे पूजा, काहे कि घर में मर्दों के अलावा कोई था ही नहीं। लेकिन अब आ गई है ना हमारी बहुरिया, इस बार ये करेगी सब कुछ, इसी का हाथ लगेगा सबसे पहले। दोनों परिवारों और गांव में दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन फिर बाबा साहब मुझे इतनी खास जगह क्यों दे रहे हैं? एक नौकर की पत्नी को और एक दुश्मन की बेटी को इतना महत्व किस लिए देना? मेरे साथ कोई खेल खेला जा रहा है। ये सच में बाबा साहब इस दुश्मनी से मुझे अलग रख रहे हैं? प्रत्यक्षा अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को पकड़ा और उसे पंडित जी की तरफ कर दिया। प्रत्यक्षा का ध्यान अचानक ही टूट गया। उसने हैरानी से रुद्र की तरफ देखा। यजमान रुद्र, आप अपना हाथ दुल्हन के हाथ के नीचे रखिए। मंत्र खत्म होते ही आप दोनों ये अक्षत ईश्वर को समर्पित करने से पहले अपना अपना नाम बोलिए। दुल्हन, आप अपना नाम लीजिए। प्रत्यक्षा। यजमान, आप भी अपना नाम लीजिए। ठाकुर रुद्राक्ष मृत्युंजय, रुद्राक्ष मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान। नाम सुनते ही प्रत्यक्षा चौंक गई। उसे आज तक यही पता था कि उसकी शादी जिससे हुई उसका नाम रुद्र था। फिर आज रुद्र ने अपना नाम ठाकुर रुद्राक्ष मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान क्यों लिया? गांव की सुख समृद्धि के लिए ठाकुर पत्नी प्रत्यक्षा रुद्राक्ष मृत्युंजय सिंह चौहान अपने पति रुद्राक्ष मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान के साथ की गई पूजा संपन्न हुई। माता पार्वती और महाकाल की ये जोड़ी ही गांव के प्रतिष्ठान का दायित्व संभालेगी। प्रत्यक्षा आंखें फैलाते हुए रुद्र को घूंघट के अंदर से ही घूरे जा रही थी। रुद्राक्ष मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान। तो क्या ये बाबा साहब का नौकर नहीं है? ये उनका बेटा है? तो इसीलिए ये लोग मुझे बेवकूफ बोल रहे थे। प्रत्यक्षा, तेरा मजाक बना दिया तूने खुद ही। पूजा पूरी होते ही प्रत्यक्षा गंगा जल को चारों ओर छिड़कने लगी। उसके पांव में कंकड़ पत्थर चुभ रहे थे। इस पर प्रत्यक्षा अपने पांव को बार बार देख रही थी। केत की अम्मा शांति से सब देख रही थी। कोई बात नहीं दुल्हन, हम थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे महल। आज देखा तुमने नारायण के चेहरे पर कैसी खुशी थी? रुद्र बाबा साहब का बेटा है? लगत है तुम्हारे सर की चोट अभी तक ठीक ना हुई है। ये कैसा सवाल है दुल्हन? नहीं, आते ही जब हम झोपड़ी में रहने गए तब मुझे लगा रुद्र नौकर है, क्योंकि बेटा होता तो झोपड़ी में क्यों रहता। और फिर बाबा साहब उसे कभी कभी इतना डांटते हैं। पिछली बार तो उसे मारा भी था और वो एकदम सर झुकाकर उनकी बात मानता है। इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो उनका बेटा हो सकता है। वो ऐसा ही है, नारायण की बात को हमेशा सर झुकाकर मान लेता है। वो तो उसका स्वभाव ऐसा है। लेकिन अम्मा, फिर वो झोपड़ी में क्यों रहता है? देखो दुल्हन, ये बात जरा गंभीर है। रुद्र के सामने कभी भी झोपड़ी की बुराई न करना। उसको वो झोपड़ी बाकी सारी चीजों से ज्यादा पसंद है। तुम्हारे आने से पहले वो तो महल में कदम भी न रखता था, बस नारायण के बुलाने पर ही आता था। ऐसा समझ लो पिछले 17-18 सालों में वो महल में रहा ही नहीं। बस जब से तुम ब्याह के आई हो तब से ही महल में आना जाना हुआ है उसका।
वो भी रात को बाहर निकल जाता है जब नारायण सो जाता है। काहे से उससे महल में रुकना बिल्कुल भी नहीं भाता और नारायण उससे महल से जाने नहीं देता। प्रत्यक्षा ने पहली बार रुद्र के बारे में इतनी बातें सुनी थी। आज उसके सामने रुद्र की पहचान कुछ नई ही थी। इस पर प्रत्यक्षा गांव में जल को छिड़कते हुए महल पहुंची। दुल्हन, ये जल के कलश को मंदिर में रख दो, फिर आराम करो। तब तक हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आते हैं। इधर प्रत्यक्षा केत की अम्मा के साथ महल में थी, वहीं दूसरी तरफ गांव में दावत चल रही थी। बाबा, आप कुछ खाएंगे? अभी निकाल दूं आपके लिए भी? पहले गांव के सभी लोग खा लें, फिर उसके बाद हम तुम आराम से बैठ के खाएंगे। बाबा साहेब रुद्र से बात कर ही रहे थे कि तभी वहीं थोड़ी दूर से आवाज आई। क्या बात है बाबा, आपने आज अचानक ही गांव में दावत रख दी? हमरे आने का इंतजार तो कर लेते। आवाज सुनते ही बाबा साहेब और रुद्र ने पलट कर देखा तो उन्होंने पाया बाबा साहेब के दोनों बेटे समर्थ और कार्तिक उनके पास आ रहे थे। रुद्र के अलावा बाबा साहेब की दो और बेटे थे। उनका बड़ा बेटा समर्थ, जिसके कंधों पर बाबा साहेब ने गांव के बाहरी सारे मामले को निपटाने का काम संभाल रखा था। उसकी बस एक ही बुरी आदत थी कि उसे हर वक्त शराब चाहिए होती थी। वैसे तो जिम्मेदार, शांत और समझदार इंसान था, लेकिन साथ ही बहुत बड़ा नशीली भी था। उनका छोटा बेटा कार्तिक रुद्र की उम्र का ही था। वो थोड़ा अड़ियल और जिद्दी किस्म का था। उसे बस अपने काम से ही काम रखना पसंद था। कार्तिक भी अपने बड़े भाई के साथ हमेशा काम में ही लगा रहता था। कार्तिक और रुद्र की आपस में कुछ खास नहीं बनती थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और न ही एक दूसरे के रास्ते में आना पसंद करते थे। गांव से बाहर कहाँ गए बाबा? यहाँ पर तो गांव में दावत ही करवा दी आपने। सब कुछ ठीक है ना? और रुद्र कैसे हो? रुद्र ने बिना जवाब दिए ही समर्थ की बात पर सिर्फ सर झुकाते हुए इशारा कर दिया। सब कुछ ठीक है। रुद्र ने बिना कुछ बोले ही समर्थ के पांव छुए और फिर किनारे हट गया। समर्थ ने कार्तिक के सर पर धीरे से मारते हुए कहा, गांव के बाहर से आए हो तो का बुद्धि बाहर छोड़कर आए हो? समझ नहीं आ रहा तुमको? बाबा के पांव छूने चाहिए। हम आ गए बाबा। अरे बड़ा एहसान तुम्हारा, अब आकर हमारे सर पर ही खड़े रहोगे का? जाकर रुद्रा की मदद करो, गांव वालों को खाना खिलाओ, शायद तुम्हारे पाप थोड़ा कम हो जाएं। लोगों को खाना खिलाना हमारा काम नहीं है। जिसका काम है उसके हाथों से अच्छा लगता है। नौकर वाला काम हमसे न हो पाएगा। ए समर्थ, ये बैल बुद्धि से कहे, कुछ सीखे रुद्रा से। अरे छोड़ो ना बाबा, बच्चे हैं। आज आप अलग ही खुश लग रहे हैं। कोई खास वजह बाबा? अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। अब सभी लोग यहीं पर साथ ही खा पी के चलेंगे। वैसे भी तुमको किसी से मिलाना है हमें। अरे हाँ बाबा, बताना तो भूल गया आपको। जयंत भी हमारे साथ वहाँ पर 2 दिन से था। हैं? कितनी बार बोला है उस अय्याश के साथ ना रहा करो। काहे घूमते हो उसके साथ? चला गया ना वापस वो? अरे नहीं बाबा, कहा है ना कि उसने रास्ते में बहुत ज्यादा पी ली थी। अब उसको रास्ते में तो छोड़ नहीं सकते थे, तो अपने आदमियों के हाथों उसको महल भिजवा दिया है। समर्थ की बात सुनते ही रुद्र और बाबा साहेब दोनों ही हैरान रह गए। बाबा साहेब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। का बोले तुम? ऊका सीधा महल भेज दिया तुम? बाबा, आप इतना काहे पूछ रहे हैं? इसमें बड़ी बात का है। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे महल में कोई खुला खजाना रखा हो। ये सुनते ही रुद्र, जो कि गांव वालों को खाना परोस रहा था, उसके हाथों से पूरियों की टोकरी छूट के नीचे गिर गई। उसने बाबा साहेब की ओर हैरानी से देखा। बहुरिया, हमारी बहुरिया वहाँ अकेली है। रुद्र और बाबा साहेब ने जैसे ही सुना कि जयंत नशे की हालत में महल गया हुआ है, रुद्र अचानक ही पूरियों की टोकरी जमीन पर पटकते हुए वहां से नंगे पांव ही महल की तरफ निकल गया। समर्थ और कार्तिक रुद्र को इस तरह से देखकर हैरान थे। कहाँ मर गए सब लोग? गाड़ी निकालो, महल जाना है। समर्थ और कार्तिक हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बाबा कुछ तो बताइए, आखिर हुआ क्या है? आप लोग इतना परेशान काहे? इस तरह से दावत छोड़कर काहे जाना है आपको? अरे जिस पनौती को महल भेजा है ना तुमने, उसी के लिए महल जा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ रुद्र नंगे पांव ही भागते हुए महल पहुंचा। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे महल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इस पर रुद्र जैसे ही महल के अंदर दाखिल हुआ, उसने जोर से चीखने की आवाज सुनी। आवाज
ऊपर के कमरे की ओर से आ रही थी। रुद्र भागते हुए ही अपने कमरे की ओर जाने लगा कि तभी सीढ़ियों पर पहुंचते ही रुद्र की नजर कमरे के बाहर केत की अम्मा पर पड़ी। केत की अम्मा हद से ज्यादा परेशान थी और दरवाजे को खटखटाते ही जा रही थी। वो कमरे का दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि प्रत्यक्षा का था। जिस बात का डर था वही हो गया था। ए रुद्र, गजब हुई गवा। हम रसोई में थे, तभी अचानक से सामान टूटने की आवाज आई। दुल्हन चिल्लाने लगी। जब तक हम आए उसका दरवाजा ही बंद हो गया। उसका कुछ करो। केत की अम्मा की बात सुनते हुए रुद्र तुरंत ही कमरे के बाहर पहुंचा। रुद्र ने दरवाजे को खोलने के लिए जोर से हाथ मारा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज बार बार आ रही थी। रुद्र ने बेहद जोर से उस दरवाजे पर पैर मारा और दरवाजा खुल गया। लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने की नजर कुछ और ही थी, जिसे देखकर केत की अम्मा और रुद्र दोनों ही सन्न रह गए। रुद्र के दरवाजा खोलने पर वो पूरी तरह से हैरान था। प्रत्यक्षा डरी सहमी सी सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर डर था। प्रत्यक्षा डर के कारण कांप रही थी। साथ ही प्रत्यक्षा के बाल पूरी तरह से बिखर गए थे। प्रत्यक्षा की साड़ी भी लगभग फट चुकी थी और उसके कंधे का ब्लाउज भी नुचा फटा सा नजर आ रहा था। प्रत्यक्षा डरी हुई थी, लेकिन वहीं उसके हाथ में पानी का एक जग था जिस पर से खून टपक रहा था। लेकिन प्रत्यक्षा की नजर नीचे जमीन की ओर थी। रुद्र ने नीचे जमीन की तरफ जब देखा तो उसे सब कुछ साफ समझ आ गया कि कमरे में क्या हुआ होगा। नीचे जमीन पर जयंत अपना सिर पकड़कर पड़ा हुआ था। उसके सर से खून बह रहा था और वो दर्द से कर्रा रहा था। जयंत का सिर बुरी तरह से चकराया हुआ था और नशे में होने के कारण वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। प्रत्यक्षा ने धीरे से अपनी डरी नजरों को ऊपर उठाया और रुद्र की ओर देखा। सामने रुद्र को देखते ही प्रत्यक्षा की लाल पड़ चुकी आंखें एकदम से बहने लगी। रुद्र जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे ही प्रत्यक्षा के पास आया और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यक्षा को अपने पास खींच लिया। नजारा कुछ ऐसा था। रुद्र ने प्रत्यक्षा के पास पहुंचते ही कांपती हुई प्रत्यक्षा को जयंत के पास से खींचकर अपने पास कर लिया था। रुद्र ने प्रत्यक्षा की बिगड़ी हुई हालत देखते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसकी साड़ी को संभालते हुए उस साड़ी से प्रत्यक्षा को पूरी तरह से लपेट दिया और फिर उसे खुद के पास कर लिया। रुद्र ने अपने एक हाथ से प्रत्यक्षा को अपने सीने से लगा लिया था और गुस्से में घूरते हुए जयंत को देख रहा था। रुद्र ने प्रत्यक्षा को एक तरह से संभालते हुए धीरे से उसके हाथों से जग को लेना चाहा। रुद्र का हाथ जैसे ही जग पर पड़ा, उसने पाया कि प्रत्यक्षा ने अपने कांपते हुए हाथों से ही जग को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था। तुम ठीक तो हो ना? प्रत्यक्षा की नजर जयंत पर थी, इस पर उसने रुद्र को कोई जवाब नहीं दिया। वो सिसक के रोई जा रही थी। इस पर रुद्र ने अपने दूसरे हाथ से प्रत्यक्षा के चेहरे को अपने चेहरे की ओर किया। इधर देखो मेरी तरफ। रुद्र ने जैसे ही प्रत्यक्षा के चेहरे को अपनी ओर किया, प्रत्यक्षा की नजर रुद्र पर पड़ी। मैंने बताया था ना, इस तरह से हमला नहीं करते। तुम्हारी पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सामने वाले को होश आने ही ना पाए। प्रत्यक्षा अभी भी बुरी तरह से हाफ रही थी। उसने रुद्र की ओर देखा। रुद्र ने अचानक प्रत्यक्षा का वो हाथ थाम लिया जिससे उसने पानी का जग पकड़ा हुआ था। रुद्र ने प्रत्यक्षा का हाथ पकड़ते हुए उस पानी के जग को गुस्से में ही ऊपर की ओर उठाया और फिर उस जग को जयंत के सिर पर और भी जोर से दे मारा। जयंत, जो अब तक सिर्फ सर पकड़कर दर्द में कर्रा रहा था, रुद्र के एक ही वार से जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रत्यक्षा अपनी आंखें बंद करके खुद को रुद्र को धक्का देकर पीछे हटने लगी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा का हाथ वापस से पकड़ते हुए अपनी ओर खींचा। नहीं घबराओ मत, अब सब ठीक है। देखना चाहोगे कि अब इसके साथ क्या होने वाला है? रुद्र बेहोश जयंत की कॉलर को पकड़कर उसे घसीटता हुआ कमरे से बाहर की ओर ले गया। जयंत के सिर से निकला हुआ खून जमीन पर फैला हुआ था। जयंत के साथ ही कमरे के बाहर की ओर निशान बना रहा था। पागल है रुद्र, गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। ये कहीं जान न ले इसकी आज। उस समय तक बाबा साहेब, समर्थ और कार्तिक तीनों ही वहां पहुंच चुके थे। महल के अंदर पहुंचते ही बाबा साहेब, समर्थ और कार्तिक ने देखा कि रुद्र हद से ज्यादा गुस्से में है। वही रुद्र के सामने जयंत खून में डूबा हुआ था। ए रुद्रा, पागल हो गए हो का?
रुद्र ने घूरते हुए ही बाबा साहेब, समर्थ और कार्तिक की ओर देखा। जयंत अभी भी नशे और हल्की बेहोशी में था। इस पर उसने धीरे से रुद्र के हाथों को अपने हाथों से पकड़ा। जयंत को हल्का सा होश में देखकर उसे जमीन पर पटक दिया और फिर गुस्से में ही चिल्लाने लगा। पता है तूने आज कितनी बड़ी गलती की है? जयंत की ऐसी हालत देखकर समर्थ परेशान था, लेकिन बाबा साहेब गुस्से में उबल रहे थे। जब नीचे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी तो इस पर केत की अम्मा और प्रत्यक्षा भागकर सीढ़ियों के पास पहुंचे और तब पहली बार समर्थ और कार्तिक की नजर प्रत्यक्षा पर पड़ी। प्रत्यक्षा की हालत देखते ही बाबा साहेब ने अपना मुंह फेर लिया और दूसरी ओर देखने लगे। प्रत्यक्षा की हालत ही सब कुछ साफ बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। इस पर कार्तिक और समर्थ ने एक दूसरे को हैरानी के साथ देखा। ए रुद्र, शांत हो जा रे। बात क्या है? जयंत को इस तरह से काहे मार रहे हो? और ये जो ऊपर रो रही है, ये कौन है? वो लड़की, वो जो है, क्या मस्त माँ। रुद्र अभी भी हद से ज्यादा गुस्से में था, लेकिन अब बाबा साहेब की आंखों में भी खून उतर आया था। उन्होंने अचानक ही जयंत को जोर से लात मारी। ताऊ जी हम किए का है? अरे काहे मार रहे हैं हमें? अरे अकल के अंधे हो का? बहुरिया की हालत देखकर समझ में नहीं आ रहा कि इस अय्याश ने क्या करने की कोशिश की। काहे हम सब वहाँ दावत छोड़कर यहाँ भाग कर आए? अरे ठाकुर खानदान के लोग कब से अपने बदन में खून की जगह पानी लेकर चलने लगे। अब घर की बहू पर भी हाथ डालोगे का? समर्थ और कार्तिक एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। इस पर उन दोनों की ही नजर प्रत्यक्षा पर गई। घर की बहू? बाबा, ये क्या कह रहे हैं? अचानक से महल में बहू कब से पैदा हो गई? और आप इसे बहू काहे कह रहे हैं? कब हुआ ये सब? इस पर बाबा साहेब ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और जयंत के बालों को खींचते हुए उसे खड़ा किया। अरे उल्लू, घर की बहू घर का मान मर्यादा होवत है। तूने जिस पर हाथ डालने की कोशिश की है ना, वो हमारी बहुरिया है, हमारी रुद्रा की बीवी है। वो उसको उतना ही सम्मान मिलेगा जितना घर की औरत को मिलता है, समझेगा? जयंत नशे में ही हामी भरते हुए हाँ कहने लगा। समर्थ और कार्तिक बिल्कुल खामोश खड़े थे। चल हाथ जोड़कर माफी मांग। ये रुद्रा की पत्नी है, भाभी का दर्जा दे इसे। चल पैर छूकर माफी मांग। नहीं बाबा, ऐसे नहीं। रुद्र गुस्से में ही आगे बढ़ा और प्रत्यक्षा के पास जाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। प्रत्यक्षा के चेहरे पर अभी भी बाल बिखरे हुए थे। वो प्रत्यक्षा के बालों को पीछे की ओर समेटते हुए बोला, इसकी गाल देख रहे हैं बाबा? इस घटिया इंसान ने इसे मारा है। इतना आसानी से इसको नहीं जाने देंगे। बाबा साहेब ने देखा कि प्रत्यक्षा के गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। उसका गाल लाल हुआ पड़ा था और आंखें रो रो कर सूज सी गई थी। प्रत्यक्षा आंसुओं से भरी हुई नजरों से रुद्र को देख रही थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथों को आगे करते हुए कहा, इसे थप्पड़ मारो, जितनी तेज मार सकती हो उतनी तेज मारो इसे। ऐ लड़की, खबरदार ऐसा कुछ किया तो जो हुआ अनजाने में हुआ। जयंत को हाथ लगाने का सोचना भी नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। कोई इसे छूकर तो दिखाए। रुद्र का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। प्रत्यक्षा ने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर जयंत के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बस बहुरिया, तुम हमारी शान हो, डरना ही। जाओ ऊपर अब तुम। इस पर केत की अम्मा प्रत्यक्षा को सहारा देकर वापस ऊपर जाने लगी। प्रत्यक्षा के पैर पहले से ही कंकड़ पत्थरों के चुभने के कारण घायल से थे। वो लड़खड़ाती हुई ऊपर की ओर जा रही थी। रुद्र प्रत्यक्षा को धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते देख रहा था। इस पर वो आगे बढ़ा और अचानक ही प्रत्यक्षा को गोद में उठाकर अपने बड़े बड़े कदमों से सीढ़ियों को पार करने लगा। रुद्र अभी भी गुस्से में था। इस पर रुद्र जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसने प्रत्यक्षा को बेड पर बैठाया और फिर उसके पैरों को ध्यान से देखने लगा। उसने पाया उसके पैरों के तलवों में कंकड़ पत्थर चुभने के गहरे निशान बने हुए थे। रुद्र ने प्रत्यक्षा की ओर देखा। प्रत्यक्षा अभी भी सिसक रही थी। इस पर रुद्र कमरे से वापस जाने लगा, लेकिन जाते हुए ही अचानक ही उसके कदम रुक गए। तुमसे कहा था ना कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए था।
इसके जैसे हजार भूखे भेड़िए तुम्हारे शिकार में लार टपकाते हुए बाहर बैठे हुए हैं। या तो लड़ना सीखो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। रुद्र ने अपने पास से वही चाकू निकालते हुए प्रत्यक्षा के हाथों में थमा दिया, वही चाकू जो उसने प्रत्यक्षा को मुंह दिखाई पर दिया था। अगली बार फूलों का गमला या पानी का जग नहीं, सीधे सीने में चाकू उतारना और चीर देना उसका सीना जो तुम्हारे पास जबरदस्ती आने की कोशिश करे, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। रुद्र ने प्रत्यक्षा के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा और फिर उससे कहने लगा, इसे ऐसे जोर से खींचना और अपने हाथों को मजबूत बनाओ। इधर मेरी ओर देखो। प्रत्यक्षा डरी हुई नजरों से रुद्र को देखने लगी। तुम जितना डरोगी, डर तुम पर उतना हावी होगा। रुद्र प्रत्यक्षा के साथ ही था कि तभी कमरे में केत की अम्मा आई। नारायण अभी भी गुस्से में है। रुद्र, तुम नीचे जाओ, दुल्हन को हम देख लेंगे। प्रत्यक्षा केत की अम्मा को देखते ही फिर से रोने लगी। उसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे यहाँ मेरे बालों से पकड़ा। आपको पता है, उसने दीवार में मेरा सर ऐसे लड़ा दिया। ना मेरी बिटिया ना, ऐसे नहीं रोते। बिटिया रोना बंद करो। तुमने देखा नहीं किस तरह से रुद्र ने तुम्हारे इस थप्पड़ का जवाब उसे दिया था। जब तक वो तुम्हारे साथ है, तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्रत्यक्षा जिद करती हुई केत की अम्मा की गोद में सिर रखकर लेट गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में धीरे धीरे प्रत्यक्षा की आंख लग गई और वो सोने लगी। प्रत्यक्षा सोते हुए भी सिसकियां ले रही थी। इस पर केत की अम्मा उसका सिर सहलाते हुए उसे संभालने में लगी हुई थी। जहां कमरे के अंदर केत की अम्मा और प्रत्यक्षा थे, वहीं पर कमरे के ठीक बाहर दीवार का सहारा लेकर रुद्र खड़ा हुआ था। रुद्र कमरे के अंदर चल रहे केत की अम्मा और प्रत्यक्षा की सारी बातों को खामोशी के साथ सुन रहा था। अब तो तुमसे मिलना ही होगा जयंत। जयंत के साथ जो हुआ उससे कार्तिक बहुत भड़का हुआ था। वो प्रत्यक्षा और रुद्र को बुरा भला कह रहा था। ये बिना ब्रेक की गाड़ी, जब रास्ता न पता हो तो निकलना नहीं चाहिए, वरना कहीं ठुक जाएगा। तुमको पता है कि पूरा मामला क्या है? जो तुम बोले जा रहे हो और बोले ही जा रहे हो। इतना समझ लो, जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दबाजी में हुआ। अभी सच ये है कि वो लड़की इस महल की बहू है, और वो लड़की कहाँ से आई है, कौन है, इका तुम लोग ना जानो। वो जो भी है वो हमारा मामला है, लेकिन अब वो लड़की हमारे रुद्रा की पत्नी है, बकायदा ब्याह की आई है इस महल में, इसीलिए इस घर की बहू है। और इतने सालों के बाद घर में कोनो औरत आई है, तो थोड़ा अपने आप को संभालो। ये खुला बैल बन के घूमने की जरूरत नहीं है अब इस महल में। क्या इसका मतलब ना घर में अब जश्न होंगे और ना ही लोग आएंगे, लड़कियां नहीं आएगी? अरे भाई, इस बैल बुद्धि को समझा समर्थ। तब केवल मर्द थे यहाँ, अब यहाँ एक औरत भी है, और बहुत कुछ बदलना पड़ेगा हमको। तब जाकर एक बंजर महल रहने लायक घर बनेगा। जिंदगी भर सारे के सारे मर्द ही नहीं रहेंगे इस घर में। बाबा, लेकिन आज जो भी हुआ वो सच में अनजाने में हुआ था। मानता हूँ कि ये जयंत को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब से हम ध्यान रखेंगे। तो अब आप गुस्सा मत होइए। इधर प्रत्यक्षा अभी भी अपने कमरे में सो ही रही थी कि तभी उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार बीती हुई बातें सामने आ रही थी। प्रत्यक्षा ने सपने में देखा कि किस तरह वो अपने कपड़े बदल रही थी कि तभी दरवाजा अचानक से बंद हो गया। प्रत्यक्षा के पलट के देखने पर उसने पाया कि नशे में झूलता हुआ जयंत मुस्कुराता हुआ देख रहा था। क्या बात है, महल में आते ही क्या मजेदार चीज मिली है, एकदम सन्नाटेदार। एकदम से ही जयंत प्रत्यक्षा पर हावी होने की कोशिश करने लगा। उन दोनों में काफी झड़प हुई। प्रत्यक्षा खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और जयंत को खुद से दूर करने के लिए हाथ पैर चला रही थी, जिस पर जयंत ने प्रत्यक्षा के गाल पर थप्पड़ मारते हुए उसे मरोड़ दिया और फिर उसके बालों को खींचते हुए उसके सर को दीवार पर पटक दिया। प्रत्यक्षा का सर बुरी तरह से घूम चुका था। उसके सिर की लगी चोट वापस से हरी हो गई थी। जयंत ने प्रत्यक्षा के कपड़े फाड़ते हुए प्रत्यक्षा
के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस पर प्रत्यक्षा ने उस पर पास ही रखे पानी की जगह से हमला कर दिया। प्रत्यक्षा सपने में ये सब देख ही रही थी कि तभी प्रत्यक्षा ने सपने में देखा कि वो जयंत से बचने के लिए कमरे के दरवाजे की तरफ भागी। इस पर प्रत्यक्षा अपने सपने में खोई हुई सी नींद में ही उठकर अचानक ही रोते हुए दरवाजे की तरफ भागने लगी। मेरे पास मत आना, मुझे जाने दो। प्रत्यक्षा नींद में दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींचा और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। खींचे जाने पर वो उसी की ओर खींची चली गई। प्रत्यक्षा की सांसें अब भी काफी तेज चल रही थी। किसी ने जोरों से उसे थाम रखा था। कोई उसे बेहद प्यार से सहला रहा था। तभी प्रत्यक्षा के कानों में एक धीमी सी आवाज पड़ी। मैं हूं ना यहाँ, कोई हाथ नहीं लगाएगा तुम्हें। शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। जब प्रत्यक्षा अगली सुबह जागी, कीत की अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, उठ गई दुल्हन, कैसा लग रहा है अब तुम्हें? प्रत्यक्षा ने बेड से उठने के लिए पैर नीचे रखी रही थी कि तभी कीत की अम्मा ने प्रत्यक्षा को रोकते हुए उससे कहा, ना दुल्हन, जमीन पे पैर ना रखना, पैरों में मरहम लगा है ना। हमारा ध्यान तो तुम्हारे पैरों पर गया ही नहीं था। अभी सुबह ही पता चला तुम्हारे पैर तो कल से ही जख्मी हैं। आपका ये मरहम अच्छी खुशबू देता है, लेकिन आपने कब लगाया ये? अरे हमने नहीं लगाया, हमें तो अभी सुबह ही पता चला कि तुम्हारे पैरों में मरहम लगा हुआ है। क्या कहा आपने कि आप अभी सुबह मेरे कमरे में आई हैं? तो रात भर मेरे कमरे में कौन था? और कौन होगा, रुद्र ही था यहाँ पर। तुम हमारी गोद में ही सो गई थी ना, इसलिए तब तक तो हम तुम्हारे पास ही बैठे हुए थे। फिर नारायण ने हमको नीचे बुला लिया। हम तुमको छोड़कर जब तक नारायण का काम निपटा के वापस आए, तब तक देखा कि रुद्र खुद ही यहाँ पर बैठा हुआ था। उसने ही तुमको ठीक से लिटाया और फिर आराम से सुलाया। अब दुल्हन, रुद्र के यहाँ रहते हम रात को कैसे रुक सकते थे? लेकिन अम्मा, आप तो कहती हैं कि वो महल में रुकता ही नहीं है, फिर वो रात भर यहाँ क्यों रुका? कुछ भी कह लो बेटिया, हम यहाँ की नौकरानी ही हैं। भले नारायण या रुद्र या बाकी सब हमको अम्मा कहते हैं और हमें इज्जत देते हैं, लेकिन हम किसी की निजी जिंदगी में दखल थोड़ी दे सकते हैं बिटिया। सुबह जब हम वापस आए, तब तक कि रुद्र तुम्हारे पैरों में मरहम लगा रहा था। तब हमको जाकर पता चला तुम्हारे पैर तो कल पूजा के बाद से ही जख्मी पड़े हुए थे, लेकिन छोटे मोटे जख्म हैं, जल्दी भर जाएंगे। मतलब रात में आप मेरा सर नहीं सहला रही थी? आपने मुझे नहीं सुलाया था? आप मजाक कर रही हैं ना? अरे हम मजाक काहे करेंगे दुल्हन। और देखो, तुम्हारी पीठ अब ठीक होने लगी है। पहले दिन के हिसाब से अब जख्म बहुत कम हो गए हैं। देखो, निशान भी मिटने लगे हैं। बस मुश्किल से 1 हफ्ता और, फिर तुम्हारी पीठ पर से निशान भी गायब हो जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब बस सर की चोट बची हुई है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। जब तुमको ये चोट लगी थी, तब कितना खून बहा था तुमने। हम तो डर ही गए थे देखकर। पूरा कपड़ा लाल हुआ पड़ा था तुम्हारा खून से। क्या मतलब है कि पहले दिन की तरह? आप क्या कह रही हैं अम्मा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले दिन का क्या मतलब है? जब ये चोट मुझे आई थी, तब तो मैं आपको जानती भी नहीं थी। आपसे पहली मुलाकात ही मेरी यहीं इसी कमरे में हुई थी। इस पर कीत की अम्मा ने प्रत्यक्षा से कुछ ऐसा कहा जिसके बाद प्रत्यक्षा के लिए सच और झूठ के मायने ही बदल गए। उसके लिए एक पल को पूरी दुनिया ही बदल गई थी। अरे तुमको याद नहीं है क्या, जिस दिन तुम्हारे सर पर चोट लगी थी, हम तो तुमको उसी दिन मिल गए थे। अरे हमने ही तो तुम्हारे सर पर पट्टी बांधी थी, याद तो करो। प्रत्यक्षा को याद आया कि प्रत्यक्षा को अगवा करने के समय ही उसके सर पर वार हुआ और उसके ठीक बाद प्रत्यक्षा को बाजार ले जाया गया था।
कैसे उसकी बोली लगाई गई थी। पूरी बात बताइए अम्मा कि आपको मैं किस हालत में मिली थी। अरे हम महल में काम कर रहे थे कि तभी रुद्र हमारे पास भागता हुआ आया और बिना कुछ कहे ही हमको खींचता हुआ अपनी जीप में बिठा लिया। उसके कपड़े पूरी तरह से खून में लिपटे थे। हम तो देखकर ही डर गए थे, लेकिन फिर वो हमका एक जगह लेकर गया जहाँ पहली बार बिस्तर पर हमने तुमको बेहोश पड़ा पाया था। दुल्हन, तुम्हारे सर से इतना खून बह रहा था ना कि तुम्हारे अपने कपड़े, पूरा बिस्तर और रुद्र की पूरी कमीज सब गीला हो गया था। बेचारा रुद्र इतना ज्यादा परेशान था कि पूछो मत। इस पर हमने ही तुमको दवा पट्टी दी थी। दवा पट्टी के बाद तुम काफी देर बेहोश ही रही। हमने बार बार तुम्हारा शरीर पानी से पोंछा ताकि तुमको बुखार ना चढ़े। बेचारा पूरी रात तुम्हारे खून से सने कपड़ों में ही बैठा रहा और तुम्हारी हिफाजत करता रहा। फिर सुबह जाकर हम तुम्हारे और रुद्र के लिए कपड़े लाए। तब जाकर बेचारे ने कपड़े बदले। लेकिन जैसे ही हम तुम्हारे लिए दवा लेने के लिए झोपड़ी से बाहर निकले, वापस आने पर पता चला कि तुम वहाँ से भाग गई थी और रुद्र भी वहाँ नहीं था। हम वहीं बैठकर तुम दोनों का इंतजार करने लगे। पहले तो हमें लगा कि रुद्र तुम्हें छोड़ने गया होगा तो वापस हमारे लिए जरूर आएगा, लेकिन फिर तुम और भी ज्यादा बिगड़ी हुई हालत में हमको दिखी। रुद्र तुम्हें गोद में उठाकर वापस लेकर आया और इस बार तुम्हारे सर के साथ साथ तुम्हारी पूरी पीठ जख्मी हुई थी। तुम्हारे गले पर दांतों के निशान थे। देखकर ही हालत समझ में आने लगी थी कि क्या हुआ होगा। लेकिन इस बार रुद्र के चेहरे पर गुस्सा बहुत था। समझ ही नहीं आया कि क्या वजह रही होगी। प्रत्यक्षा बेहद हैरानी से ये सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसने चीजों को जिस तरह से देखा था, केत की अम्मा की कहानी उससे बिल्कुल अलग थी। फिर पता नहीं क्या हुआ बिटिया। रुद्र शादी का जोड़ा लेकर आया और हमसे बोला कि हम तुमको पहना दे। तुम्हारे कपड़े पहले से ही फटे हुए थे तो हम तुमको जोड़ा पहना दिए। और फिर रुद्र आया और उसने मुट्ठी भर सिंदूर तुम्हारी मांग में भर दिया। बस हमको इतना ही मालूम है। अम्मा, क्या आप मेरे साथ पूरी रात थी? क्या मेरे साथ कोई अनहोनी नहीं हुई थी? का बक रही हो दुल्हन? अनहोनी मतलब? अरे हम पूरी रात ही तुम्हारे पास बैठे थे और तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा रहे थे। तब तक रुद्र बाहर ही बैठा हुआ था। रुद्र तो झोपड़ी के अंदर तब आया था जब हम सुबह कपड़े लेकर आए थे। प्रत्यक्षा आंखें फैलाए हुए बस केत की अम्मा को देखे ही जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा था वो सच था या फिर केत की अम्मा ने प्रत्यक्षा को जो बताया वो सच था। जब सुबह मैं उठी थी तब रुद्र कपड़े पहन रहा था और मैं बिना कपड़ों की थी और मेरे शरीर में हद से ज्यादा दर्द था। क्या आप ये जानती हैं? हाँ तो दर्द काहे नहीं होगा। तुम्हारे सर पर चोट लगी थी, तुम भूखी प्यासी थी, उसमें से तुम्हारे शरीर से इतना खून बह गया था, दर्द तो होगा ही ना। रुद्र कहाँ है अम्मा? वो तो तुम्हारे लिए रुक गया था। सुबह होते ही फिर अपनी झोपड़ी में चला गया। ये सुनते ही प्रत्यक्षा ने बेड पर पड़े अपने दुपट्टे को उठाया और फिर दरवाजे की ओर भागी। प्रत्यक्षा भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके हाथों में उसका दुपट्टा था। उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे। उसके सूट की डोरियां पूरी तरह से खुली हुई थी। प्रत्यक्षा बेसुध होकर बस भागी ही जा रही थी। वहीं नीचे मंदिर में पूजा करते हुए बाबा साहब हाथ जोड़कर खड़े थे। प्रत्यक्षा को भागते हुए देखकर दो पल के लिए बाबा साहब पूरी तरह से घबरा गए, लेकिन प्रत्यक्षा को इस हालत में देखकर उन्होंने अपनी नजर को नीचे झुका लिया। अरे ये बहुरिया को क्या हुआ? ऐसी भागती हुई काहे जा रही? प्रत्यक्षा भागी रही थी कि तभी अचानक ही उसके सामने कार्तिक आ गया। ना ही कार्तिक ने प्रत्यक्षा को सामने से आते हुए देखा था और ना ही प्रत्यक्षा को इसका अंदाजा था।
अचानक ही एक दूसरे के सामने आने पर प्रत्यक्षा जोरों से कार्तिक के साथ टकरा गई। आंख के अंधी हो। माफ करना। जब प्रत्यक्षा रुद्र की झोपड़ी के बाहर पहुंची तो उसके कदम एकदम से रुक गए। प्रत्यक्षा धीमे कदमों से आंखों में आंसू लिए झोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। प्रत्यक्षा ने धीरे से ही झोपड़ी के दरवाजे को खोला। उसने देखा कि अंदर रुद्र पूजा करके बस खड़ा ही हुआ था। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रुद्र बस पूजा से उठा ही था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि प्रत्यक्षा उससे क्या कह रही थी, लेकिन प्रत्यक्षा की हालत को देखते हुए वो बिल्कुल हैरान रह गया था। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये क्या हालत बनाकर घूम रही हो महल में? तुम्हें समझ नहीं आता कि तुमसे क्या कहा जाता है बार बार? महल के अंदर मर्दों के बीच रहने का कुछ और तरीका होता है। तुमने शादी क्यों की मुझसे? अगर मैं गलत थी, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था? तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था। रुद्र 2 पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया था। जब तुमने मुझे खरीदा था, जब मैं बेहोश हुई थी, जब मुझे होश आया था और जब मेरी शादी का जोड़ा पहने हुआ था, जब तक तुम्हारे साथ मैं उस झोपड़ी में रही थी, तब हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। तुम ये कह रही हो कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ? तुम्हें इसका अफसोस है क्या कि कुछ नहीं हुआ? उस दिन गांव के लोग मुझे किन नजरों से देख रहे थे? पंचायत में मुझ पे कितने सवाल उठे, उन सवालों के जवाब तक नहीं थे मेरे पास। जिस दिन फैसला लिया गया उस दिन तुमने शादी क्यों की मुझसे? गांव पर लोगों ने मुझ पर लांछन लगाए, कितना कुछ कहा मुझे। मेरी हालत को देखते हुए उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। तुम कुछ बोले क्यों नहीं? तुमने उन्हें सब कुछ क्यों नहीं बताया? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ? तुम्हारे साथ वो सब इसीलिए हुआ क्योंकि गलती तुम्हारी थी, क्योंकि तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। मैं क्या करता? क्या तुमने मुझसे पूछा था कि कुछ ऐसा हुआ भी है या नहीं? तुमने सिर्फ इल्जाम लगाया और इससे पहले कि कोई तुम्हें कुछ और कहे या बताए तुम भाग गई थी, याद है ना? तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुमसे पंचायत के समय क्या बोला था? अपनी जुबान बंद रखा करो, अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलना। लेकिन तुम्हें तो उस समय इंसाफ चाहिए था ना। प्रत्यक्षा रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई और फिर अपने सर पर हाथ रखकर रुद्र से कहने लगी, मुझे इतने दिन तक यही लगता रहा कि जिस दिन तुमने मुझे खरीदा था मेरे साथ कुछ हुआ था। तुम मुझे बता सकते थे कि जो मैं सोच रही हूँ वो सब गलत था। क्यों नहीं बोला कुछ? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा चला कि तुमने खुद ही कुल्हाड़ी पर अपना पांव मार लिया। उस समय तुम्हारी बेवकूफी देखने लायक थी। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जुबान बंद रखो, अपनी जुबान मत खोलो, और तुमने एक भी नहीं सुनी। मैं बेवकूफ थी, मैं गलत थी, मैंने सब गलत सोचा। तुम सही थे। तुम्हारा एहसान है मुझ पर कि तुमने मेरी जान बचाई थी। लेकिन तब क्यों नहीं कुछ बोला जब भरी पंचायत के बीच शादी का फैसला लिया गया? मैं तो तब भी होश में नहीं थी ना, लेकिन तुम होश में थे। क्यों नहीं रोका उन्हें? क्या कहूँ अब? तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। सामने से तुमने ही लोगों को बताया कि तुम्हारे साथ मैंने बहुत कुछ कर दिया था। तुम्हारी इज्जत के साथ खेला मैंने, जबरदस्ती तुमसे शादी की मैंने। इसके बावजूद अगर मैं कुछ कहता तो कौन मानता मेरी बात? और सोने पर सुहागा कि इतना बकने के बाद तुम बेहोश भी हो गई। वाह! और वैसे भी मुझे क्या पता था कि तुम्हारा परिवार ही तुम्हें अपने यहाँ से निकाल कर फेंकना चाहता था। सब कुछ काफी दिलचस्प था, काफी मजा आया मुझे उस दिन। रुद्र की बात सुनते ही प्रत्यक्षा ने रुद्र पर गुस्सा दिखाते हुए उसके सीने पर अपना हाथ जोरों से मारा और फिर उसे पीछे की ओर धक्का देते हुए कहने लगी, मजा आया? तुम्हें मजा आया? हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम्हें मजा आया? मना कर देते शादी के लिए, क्यों किया ऐसा तुमने? मुझे जवाब दो। प्रत्यक्षा की बात सुनते ही गुस्से में रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को पकड़ा और फिर गुस्से में ही उसके गालों को अपने हाथों से जकड़ते हुए उससे कहने लगा, मैंने जो कुछ भी किया तुमको उसके लिए एहसानमंद होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी वैसे भी मेरी ही थी। खुद की हालत देखो जरा। ये बेकार की बातों में अपना वक्त लगाकर मुझे नहीं लगता कि अब तुम कुछ ठीक कर पाओगी। आज पहली बार प्रत्यक्षा कुछ अलग सा महसूस कर रही थी, क्योंकि रुद्र की आंखें उसका गुस्सा
और उसके बोले हुए शब्द एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। वो बस हैरानी से रुद्र की आंखों में इस बात से अनजान होकर देखी जा रही थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था।